इस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में हम फंक्शंस की वर्किंग के बारे में देखेंगे। जब हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो सॉफ्टवेयर में हमें बहुत लंबे प्रोग्राम्स बनाने पड़ते हैं। उन लंबे प्रोग्राम्स को मैनेज करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। हम क्या करते हैं कि उन लंबे प्रोग्राम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में बनाते हैं और उन छोटे छोटे पार्ट्स को फंक्शन कहा जाता है। फंक्शन हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं जिनको ज़रूरत पड़ने पर कॉल किया जाता है। एक एग्जांपल लेके इस स्लाइड में समझाया गया है कि जैसे कि हमारे पास स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है। वो जो स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है बहुत सारे काम करता है, जैसे कि स्टूडेंट को रजिस्टर करना, उसकी फ़ी कलेक्शन करना, लाइब्रेरी की बुक इशू करना, उसको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट करना, रिज़ल्ट को डिक्लेयर करना। तो ये सारे काम जो होते हैं जैसे कि हमारे पास एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर में रहते हैं, तो ये सारे के सारे काम हम अलग अलग फंक्शंस के द्वारा कर सकते हैं। जब हम फंक्शंस को एक फाइल बना के स्टोर कर लेते हैं उसे हम मॉड्यूल बोलते हैं। इससे हमारे प्रोग्राम में मॉड्यूलराइजेशन की अप्रोच हो जाती है। उससे ये बेनिफिट होता है कि हम उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं और मेंटेन कर सकते हैं। मेंटेनेंस से मतलब हम उससे अपडेशन से हैं। जो कॉमनली यूज मॉड्यूल्स होते हैं उनको हम लाइब्रेरीज कहते हैं, और जो मॉड्यूल्स हैं उसके अंदर हमारे फंक्शन स्टोर रहते हैं। और फंक्शंस हमारे मेनली दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं बिल्ट इन फंक्शंस और एक को हम बोलते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। इस स्लाइड में हम फंक्शंस के एडवांटेजेस को देखेंगे। सबसे पहला एडवांटेज तो ये होता है कि प्रोग्राम को हैंडल करना काफ़ी आसान हो जाता है, क्योंकि हमारा जो प्रोग्राम है वो मॉड्यूलर होने की वजह से छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। दूसरा ये कि हमारे पास इसमें फंक्शन के अंदर कम लाइंस होती हैं, तो उसको हम ज़रूरत पड़ने पर कहीं से भी कॉल कर सकते हैं। और तीसरा ये कि इजीली अपडेटिंग करना पॉसिबल है उसमें। क्यों? क्योंकि फंक्शन जो होता है, अगर मान लो हम फंक्शन नहीं यूज़ करते हैं तो हमें बार बार अगर मान लो एक फार्मूला चेंज करना है तो हर जगह पे जाके वो फार्मूला चेंज करना पड़ेगा। अगर वो फार्मूला हमने फंक्शन में लिख दिया है तो जस्ट एक जगह पे ही चेंज करना पड़ेगा, और बाकी जगह से हम उसको जब फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। यूज़र डिफाइंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जिसकी स्टेटमेंट्स हम खुद लिखते हैं, जबकि बने बनाए फंक्शन भी होते हैं हमारे पास, उसको हम लाइब्रेरी फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शंस बोलते हैं। जब हम कोई फंक्शन खुद बनाते हैं तो उसको लिखने का एक ढंग होता है। सबसे पहले हम डेफ से शुरू करते हैं, डेफ लिख के फिर फंक्शन का कोई नाम देते हैं जिस नाम से हम फंक्शन बनाना चाहते हैं। फिर राउंड ब्रैकेट्स लगा के उसके बीच में हम उसके पैरामीटर्स देते हैं। जो पैरामीटर्स वो चीज़ होती है जिसको लेके हमारा फंक्शन काम करता है, एक्शन को परफॉर्म करता है। फिर बाद में हम थोड़ा इंडेंटेशन देके फिर स्टेटमेंट्स लिखते हैं। इंडेंटेशन का मतलब थोड़ा गैप देके, हम डेफ के नीचे सीधा स्टेटमेंट्स नहीं लिखते हैं, डेफ के नीचे थोड़ा स्पेस देके फिर स्टेटमेंट्स को लिखते हैं। फंक्शन को सब रूटीन भी कहा जा सकता है और सब प्रोग्राम भी कहा जा सकता है। फंक्शन में कुछ जरूरी पॉइंट्स जो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले तो डेफ कीवर्ड से इसको स्टार्ट किया जाएगा। ये एक प्रकार का हेडर है, फंक्शन का हेडर। फिर उसके बाद है फंक्शन जो है उसका जो नाम है वो यूनिक होना चाहिए। उसके लिए आइडेंटिफायर्स के रूल्स हम फॉलो करेंगे। कभी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है जैसे, और बीच में स्पेस नहीं देना है। अंडरस्कोर से स्टार्ट कर सकते हैं, अंडरस्कोर यूज़ कर सकते हैं बीच में, और नंबर्स को बाद में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कोई और सिंबल यूज़ नहीं करना है। फंक्शन जो होता है वो आर्ग्यूमेंट जो लेता है, आर्ग्यूमेंट मतलब यहाँ पे पैरामीटर से है जो हमने बात पहले की थी,
कि पैरामीटर्स कुछ लेता है और उसके बेस पे कुछ कैलकुलेशंस करता है। कई बार ज़रूरी नहीं होता कि आप आर्ग्यूमेंट्स दें, ये कम्प्लीटली ऑप्शनल होता है। लास्ट में फंक्शन जब हम डिक्लेयर कर रहे होते हैं, फंक्शन का जो हेडर हम डिफाइन कर रहे होते हैं, तो उसके लास्ट में हम कॉलन भी लगाएंगे। फिर उसके बाद उसके नीचे, फंक्शन के इमीडिएट नीचे, हम थोड़ा गैप देके स्टेटमेंट्स को लिखेंगे। उसके बाद एक होता है रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट हमारी ज़रूरी नहीं है कि फंक्शन कुछ रिटर्न करे। अगर कोई फंक्शन रिटर्न करना चाहता है वैल्यू, तो रिटर्न स्टेटमेंट का प्रयोग किया जाता है। और फंक्शन को हम अपने मेन प्रोग्राम में से कॉल करते हैं या इवोक करते हैं। इवोक करना मतलब उसको चलाना। हम उसको मेन प्रोग्राम से कॉल करके उसको चलाते हैं। इस स्लाइड में बताया गया है जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन होता है वो हमारा ऐसा भी हो सकता है जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट, कोई रिटर्न स्टेटमेंट ना हो। फंक्शन ऐसा भी हो सकता है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स हो लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट ना हो। फंक्शन ऐसा भी बनाया जा सकता है जिसमें आर्ग्यूमेंट्स भी हो और रिटर्न स्टेटमेंट भी हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई आर्ग्यूमेंट ना हो और रिटर्न खाली वैल्यू करता हो वो। इसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। इस स्लाइड में हम देखेंगे फंक्शन जो है वो नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न। नो रिटर्न मतलब इसमें कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी जाएगी, और नो आर्ग्यूमेंट मतलब इसके जो ब्रैकेट्स हम लेंगे उसके अंदर कोई आर्ग्यूमेंट हम नहीं डालेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक void फंक्शन बनाया गया है। void मतलब होता है कि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वो बनाने का यही है कि डेफ लिख के हमने वेलकम के नाम से एक फंक्शन बनाया, इसके बाद दो ब्रैकेट्स लगाए और ब्रैकेट्स के अंदर हमने कोई आर्ग्यूमेंट नहीं लिखा है, और फिर कॉलन लगाया। फिर दो प्रिंट स्टेटमेंट लिखी है हमने इसमें। और बाद में जब ये फंक्शन हमारा कंप्लीट हो गया, बाद में हमारे मेन प्रोग्राम में से हमने वेलकम को कॉल किया। ये जो वेलकम हमने जब कॉल किया तो उस वक्त कोई इंडेंटेशन नहीं दी हमने। इससे ये पता लगता है कि हमारा जो मेन प्रोग्राम है वहाँ से इसकी कॉलिंग हो रही है, वहाँ से हम इसको इवोक कर रहे हैं या स्टार्ट कर रहे हैं ताकि वो अपना एक्शन परफॉर्म कर सके। इस स्लाइड में हम देखेंगे फंक्शन विद पैरामीटर बट नो रिटर्न वैल्यू। पैरामीटर इसमें आर्ग्यूमेंट को भी बोल सकते हैं हम। अब इसमें हम देखेंगे कि हमने अपने मेन प्रोग्राम में एक n वेरिएबल लेके इसमें हमने एक नंबर इनपुट करवाया। फिर बाद में हमने एक टेबल फंक्शन को, टेबल नाम से एक हमने फंक्शन बना रखा है पहले, हमने उसको n की वैल्यू को पास कर दिया। अब n की वैल्यू जो हमने पास की है यहाँ पे, वो उसको रिसीव करने के लिए हमें वहाँ पे एक पैरामीटर लेना पड़ेगा। उस पैरामीटर को लेके ये हमारा फंक्शन वर्क करेगा। टेबल नाम से हमने एक फंक्शन डिफाइन किया जिसमें हमने नम लिया। n की वैल्यू जो है वो नम को ट्रांसफर हो जाएगी, और फिर हमारा एक लूप चलेगा, फॉर लूप i इन रेंज 1, 11। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक ये लूप चलेगा। और प्रिंट क्या करेगा, नम की वैल्यू को करेगा। नम आपको पता ही है, जो n की वैल्यू है वो नम में आ चुकी है। फिर उसके बाद x प्रिंट करेगा, फिर कॉमा डाल के i की वैल्यू जो है वो 1 से लेकर 10 तक जाएगी। सबसे पहले 1 आएगी, फिर इक्वल टू, और फिर उसके बाद नम और i की वैल्यू को मल्टीप्लाई करके प्रिंट कर देगा। इस प्रकार ये जो भी नंबर हम डालेंगे उसका ये टेबल प्रिंट करेगा। इस स्लाइड में भी हमने पिछली स्लाइड की तरह जैसे पैरामीटर्स हम पास करेंगे लेकिन कोई रिटर्न नहीं करेंगे वैल्यू को, तो वैसे ही हम सेम एग्जांपल एक ले रहे हैं, एक अलग सा। जैसे कि मेन प्रोग्राम के अंदर हमने n1, n2, n3, n4 के अंदर 4 डिफरेंट नंबर्स इनपुट करवाए हैं। फिर हमने वो नंबर्स एवरेज फंक्शन को दे दिए हैं। एवरेज के ब्रैकेट में n1, n2, n3, n4 को हमने पास कर दिया है। उसको रिसीव करने के लिए उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने डेफ एवरेज के नाम से जब हमने फंक्शन बनाया, तो हमने उसके पैरामीटर्स में 4 नंबर्स को रिसीव करने के लिए 4 अलग वेरिएबल्स ले लिए हमने, num1, num2, num3 एंड num4। अब हम एक av नाम से एक वेरिएबल लिया हमने, और उसके अंदर हमने इन चारों नंबर्स को ऐड कर लिया और डिवाइड बाय 4 कर दिया ताकि हम उनकी एवरेज ले सकें। फिर उसके बाद हमने प्रिंट करा दिया उसी एवरेज को जो av में हमारी स्टोर हो गई थी।
अभी तक जो हमने फंक्शन पढ़े थे वो थे जो कि पैरामीटर लेते हैं लेकिन रिटर्न नहीं करते हैं कुछ भी। अब हम देखेंगे कि अगर हम ऐसा कोई फंक्शन बनाना चाहते हैं जिसमें पैरामीटर भी हम लेते हैं और उसके अलावा हम रिटर्न भी करना चाहते हैं, तो उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमें उसके लिए हमें रिटर्न कीवर्ड का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई भी वैल्यू जो भी हम रिटर्न करना चाहते हैं वो रिटर्न कीवर्ड के बाद हम ब्रैकेट में बता देंगे। फिर इसके बाद इसमें ये भी बताया गया है कि जब हम वो वैल्यू को रिटर्न करेंगे तो उसको हमें किसी वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा या फिर किसी प्रिंट स्टेटमेंट में दिखाना पड़ेगा या फिर हम उसको किसी एक्सप्रेशन में लिख के बता सकते हैं। इसमें एग्जांपल की मदद से समझाया गया है। जैसे कि फर्स्ट अगर हम प्रोग्राम देखें तो उसमें हमने पहले एक नंबर लिया है n1 के अंदर, फिर हमने c वेरिएबल के अंदर क्यूब फंक्शन को कॉल किया है और ब्रैकेट में हमने n1 की वैल्यू को पास कर दिया है। पहले हम क्यूब को डायरेक्ट कॉल करते थे लेकिन अब हम किसी वेरिएबल में c वेरिएबल में इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और इसका मतलब ये है कि जब ये क्यूब फंक्शन यहाँ पे n1 की वैल्यू सबसे पहले नम वाले वेरिएबल में जाएगी, फिर ये नम वाले वेरिएबल से वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करा के रिटर्न करेगा। जब ये रिटर्न करेगा तो वो जो रिजल्टेंट वैल्यू है वो हमारी सी में वेरिएबल में आ जाएगी, फिर हम सी वेरिएबल को ही मेन प्रोग्राम में से प्रिंट करा देंगे। सेकेंड प्रोग्राम में देखते हैं। सेकेंड प्रोग्राम में हमने क्या किया, हमने प्रिंट स्टेटमेंट में क्यूब फंक्शन को कॉल किया और ब्रैकेट में हमने n1 की वैल्यू को पास किया हुआ है, तो इसलिए हमने डायरेक्टली प्रिंट स्टेटमेंट में ही कॉलिंग कर ली है। ऐसे ही थर्ड प्रोग्राम में देखते हैं। इसमें जो हमने एक वैल नाम से वेरिएबल लिया है, इसमें n1 की वैल्यू को भी लिखा है और साथ में हमने क्यूब वाले वैल्यू भी हम इसमें फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और n1 की वैल्यू पास करेंगे, नम में जाएगी, नम में 3 बार मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्ट जो है वो क्यूब फंक्शन का इसी एक्सप्रेशन में वापस आ जाएगा। तो इस प्रकार हमने तीनों तरीके से हमने रिटर्न स्टेटमेंट को देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट पहले प्रोग्राम में ये हमारे एक वेरिएबल को वैल्यू दे रही थी, सेकेंड प्रोग्राम में एक प्रिंट स्टेटमेंट को वैल्यू दे रही है और थर्ड प्रोग्राम में एक एक्सप्रेशन को वैल्यू दे रही है। ठीक है, इस प्रकार से हम अब एक और एग्जांपल ले रहे हैं। हम इसमें हमने क्या किया कि जो जो वैल्यूज थी उनको मल्टीप्लाई कराने के बाद एक वेरिएबल में स्टोर करा लिया सी, और सी की वैल्यू को हम रिटर्न कर रहे हैं। तो ये जो सी की वैल्यू रिटर्न होगी और एक वैल नाम से वेरिएबल में आ जाएगी और फिर हम वैल को प्रिंट करा देंगे। इस स्लाइड में ये दिखाया गया है कि किस प्रकार हमारा जो रिटर्न स्टेटमेंट है वो हमारी लास्ट स्टेटमेंट होती है फंक्शन की, और अगर हम उसके बाद भी कोई स्टेटमेंट लिखते हैं तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी और वो अनरीचेबल कोड बन जाएगा और एरर आपको देगा। पहले एक फंक्शन बना के दिखाया है जिसमें हमने एरिया कैलकुलेट किया और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, प्रोग्राम आराम से चल जाएगा। और नीचे जो एक प्रोग्राम दिखाया गया है डेफ मैक्स, इसमें इफ़ स्टेटमेंट जैसे हमने लिखी हुई है कि अगर x की वैल्यू y से बड़ी हो तो रिटर्न x की वैल्यू करे, नहीं तो फिर जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी मैक्स वैल्यू वो रिटर्न कर देगा ये। और जो नीचे जो लिखा हुआ कोड है प्रिंट स्टेटमेंट में वो हमारा नहीं चल पाएगा, वो अनरीचेबल हो जाएगा क्योंकि रिटर्न स्टेटमेंट ही हमारी लास्ट स्टेटमेंट होती है, चाहे वो प्रोग्राम के बीच में कहीं पे भी आए या फिर वो लास्ट लाइन में आए। इस स्लाइड में फंक्शन जो कि वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसके बारे में बताया गया है। जो फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं करता उसको हम वॉइड फंक्शन भी बोल देते हैं, और जो वॉइड फंक्शन होता है उसमें या तो हम रिटर्न स्टेटमेंट को बिल्कुल भी नहीं लिखते हैं या फिर अगर हम लिखते हैं तो उसके साथ कोई वैल्यू नहीं शो करते। नीचे एक एग्जांपल लेके शो किया गया है। जैसे वेलकम के नाम से एक फंक्शन बनाया गया है, तो उसके अंदर कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखी हुई है और नीचे से जब हम फर्स्ट टाइम वेलकम को कॉल करेंगे तो प्रिंट स्टेटमेंट से प्रिंट हो जाएगा वो जो वेलकम फंक्शन के अंदर लिखा गया है। अगेन अगर हम प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर से वेलकम फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्योंकि वेलकम फंक्शन कोई रिटर्न नहीं करने वाला है तो वेलकम फंक्शन कॉल होगा और वेलकम फंक्शन के अंदर जो प्रिंट करने के लिए कहा गया है वो भी प्रिंट करेगा और साथ में नन रिटर्न करेगा क्योंकि इसमें रिटर्न इसमें हमने कुछ नहीं दिया है। अगेन अगर हम एक और एग्जांपल लिया है जिसमें फंक्शन बनाया लेकिन रिटर्न में कुछ हमने स्ट्रिंग पास कर दिया इसको, तो जब हम फर्स्ट टाइम वेलकम फंक्शन को कॉल करेंगे तो जो वो रिटर्न करेगा
दैट इज़ नॉट गैदर्ड एनीवेयर, हम उसको किसी वेरिएबल में स्टोर नहीं करा रहे हैं, तो इसलिए वो लॉस्ट हो जाएगी स्ट्रिंग, हमें नहीं डिस्प्ले होगी। जब हम दोबारा प्रिंट फंक्शन को कॉल करते वक्त वेलकम लिख रहे हैं, तो वो जो स्ट्रिंग रिटर्न होगी वो प्रिंट फंक्शन को रिटर्न होगी, और प्रिंट जो है उस स्ट्रिंग को प्रिंट कर देगा। इस स्लाइड में हम पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पैरामीटर्स फंक्शन के अंदर वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि हम पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करते हैं, और इनको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स भी बोल देते हैं। और जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं वो एक भी हो सकती है या एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, हम सबको कॉमा से सेपरेट करते हैं। उसके अलावा हमारे पास आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं या इवोक करते हैं उस वक्त हम कुछ वेरिएबल्स को डिफाइन करते हैं। वो जो वेरिएबल्स हैं वो हमारे आर्ग्यूमेंट्स कहलाएंगे, और वो जो आर्ग्यूमेंट्स होते हैं उनको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स या एक्चुअल पैरामीटर्स भी बोल सकते हैं। इस स्लाइड में एक एग्जांपल की मदद से समझाया गया है कि किस तरह से फॉर्मल आर्ग्यूमेंट और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स हमारे प्रोग्राम में रहते हैं। जैसे कि इसमें एरिया के ब्रैकेट में एक आर नाम से एक वेरिएबल लिया हुआ है। ये जो वेरिएबल है इसको हम फॉर्मल आर्ग्यूमेंट बोलेंगे या फॉर्मल पैरामीटर बोलेंगे, और इसी प्रकार जो नीचे जब हम कॉल कर रहे हैं उस वक्त हम एरिया के ब्रैकेट में n लिख के कुछ वैल्यू पास करना चाह रहे हैं, तो इसको हम एक्चुअल आर्ग्यूमेंट या एक्चुअल पैरामीटर बोलेंगे। इस स्लाइड में बताया गया है कि हमारे पास चार टाइप के आर्ग्यूमेंट्स अलाउड होते हैं पाइथन के अंदर। एक को हम कहते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स, एक को बोलते हैं हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट, एक को बोलते हैं कीवर्ड आर्ग्यूमेंट, एक को बोलते हैं वेरिएबल लेंथ आर्ग्यूमेंट। इसमें एक एग्जांपल लेके बताया गया है कि किस तरह से पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स वर्क करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे x और y दो आर्ग्यूमेंट्स हमने भेजे हैं डिवाइड फंक्शन को कॉल करते वक्त, और डिवाइड फंक्शन जब बनाया गया है तो उसमें a और b उनके कॉरस्पॉन्डिंग हमने दो आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे भी लिए हैं। ये जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं ये एक्चुअल आर्ग्यूमेंट्स के बिहाफ पे काम करेंगे। तो इसमें पोजिशनल आर्ग्यूमेंट का मतलब ये होता है कि x की जो फर्स्ट जैसे पोजीशन थी तो फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में जाएगी जो कि a है। ऐसे ही y की जो वैल्यू है वो हमेशा b में जाएगी जो दूसरी वैल्यू होगी, क्योंकि b जो है सेकेंड पोजीशन पे एग्जिस्ट कर रहा था। तो उनका ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन जो है वो सेम रहेगा। पोजिशनल आर्ग्यूमेंट यही बताता है हमारा। इस स्लाइड में ये शो किया गया है कि अगर हम दो वैल्यूज़ डाल रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रिज़ल्ट है, जैसे 20 को अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे तो 2 रिज़ल्ट आ जाएगा। ये हमारा नीचे प्रोग्राम दिया गया है, और अगर हमने इसमें वैल्यू इंटरचेंज कर दी है, एक्स और वाई की जो पोजीशन थी वो इंटरचेंज कर दी है, तो उनकी जो वैल्यूज़ हैं ए और बी में भी रिस्पेक्टिवली चेंज हो जाएगी। तो फर्स्ट फर्स्ट वैल्यू जो है वो हमारी ए में जाएगी, y की वैल्यू यानी कि a में जाएगी, और जो x की वैल्यू है वो हमारी b में जाएगी। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा रिजल्ट भी बदल जाएगा अगर हम पोजीशन चेंज कर देंगे तो। साथ ही साथ ये भी इसमें बताया गया है कि अगर हमारे पास इसमें नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिफरेंट हो जाते हैं, मान लो यहाँ पे हम एक वैल्यू पास कर रहे हैं और ऊपर हम दो वैल्यूज़ को रिसीव कर रहे हैं, तो वो हमें एरर देगा। या फिर अगर हम यहाँ पे दो वैल्यूज़ सेंड कर रहे हैं और रिसीव फंक्शन के अंदर सिर्फ एक वैल्यू कर रहे हैं, तब भी ये हमें एरर देगा। इस स्लाइड में हम डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में पढ़ेंगे। डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वो आर्ग्यूमेंट होते हैं जो कि हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरह ही काम करते हैं, पर इसमें क्या होता है कि अगर हम कोई वैल्यूज़ इसको पास नहीं करते हैं तो इन दैट केस डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स आर टेकन इनटू कंसिडरेशन। जैसे कि नीचे डिफाइन करते वक्त इंटरेस्ट फंक्शन के अंदर प्रिंसिपल रेट और टाइम को एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने दे दी है 15। अगर कोई
प्रिंसिपल और रेट पास कर रहा है और टाइम पास नहीं करेगा, उस केस में टाइम जो है वो 15 कंसिडर किया जाएगा। और उससे नीचे हमने एक और फंक्शन बनाया है जिसमें हमने प्रिंसिपल और रेट और टाइम तीनों चीज़ें दी हैं, लेकिन रेट और टाइम की हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है। तो ये हमारा एक तरह का वैलिड आर्ग्यूमेंट है। हम इसमें जब सिर्फ प्रिंसिपल अगर पास करें तो हमारा रेट और टाइम यहाँ से डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ लेके फिर हमारा फंक्शन वर्क कर लेगा। और नीचे वाले प्रोग्राम में हमने प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया और टाइम दिया है, लेकिन इसमें रेट के अंदर डिफ़ॉल्ट हमने वैल्यू दे दी है। तो इसमें क्या दिक्कत आएगी कि जब तक टाइम में कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होगी तो रेट की डिफ़ॉल्ट वैल्यू को कंसिडर नहीं करेगा, इसलिए ये इनवैलिड टाइप की स्टेटमेंट बन जाएगी। ये डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट का एक एग्जांपल लेके समझाया गया है। इसमें हम एक लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं, लेकिन हम एक सिंबल का यूज़ करना चाहते हैं और साथ में कितनी बार उस सिंबल को प्रिंट करना है उस लाइन को ड्रॉ करने के लिए, वो चीज़ हम बताएंगे। सबसे पहले जब हम ड्रॉ लाइन फंक्शन को कॉल करेंगे, हम कोई आर्ग्यूमेंट इसको नहीं देंगे। तो ये क्या करेगा, जो फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स हैं उसके अंदर जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं उनको कंसिडर करते हुए ये डॉलर साइन को 20 टाइम्स प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट जब ड्रॉ लाइन फंक्शन को हम कॉल करेंगे, उसमें एट द रेट साइन जब पास करेंगे तो ये एट द रेट साइन को सिंबल में स्टोर कर लेगा और टाइम्स उतना का उतना ही रहेगा। तो ये एट द रेट साइन को 20 टाइम्स प्रिंट कर देगा। जब लास्ट टाइम हमने ड्रॉ लाइन फंक्शन को कॉल किया है और इसमें हमने हैश साइन पास किया है और साथ में 40 पास किया है, तो ऊपर सिंबल भी हमारा चेंज हो जाएगा, हैश साइन हो जाएगा और टाइम्स भी हमारा चेंज हो जाएगा, 40 हो जाएगा। अब इसके अकॉर्डिंग वो हैश साइन को 40 टाइम्स प्रिंट कर देगा। इस स्लाइड में डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट के बारे में ही बताया गया है। इसमें हमने अगर हम नम की वैल्यू पास करेंगे तो ये बेस 2 को लेके उस नम के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। अगर हम नम के साथ साथ एक वैल्यू 8 पास करेंगे तो बेस की वैल्यू जो है 8 हो जाएगी, तो नम के ऊपर बेस 8 को लेके ये ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। इस स्लाइड में कीवर्ड आर्ग्यूमेंट के बारे में बताया गया है। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उसको किसी भी सीक्वेंस में फंक्शन को पास कर सकते हैं। हमें जस्ट ये करना होता है कि फंक्शन के अंदर जो हमने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं और जो जहाँ से हम उसको कॉल कर रहे हैं वहाँ पे जो हमने आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं वो दोनों की दोनों सेम होने चाहिए। अब हम उनका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। हम जब फंक्शन को कॉल करते हैं उस वक्त हम उनका आर्ग्यूमेंट्स को वैल्यूज असाइन करेंगे और उनका सीक्वेंस चेंज भी कर सकते हैं। कीवर्ड या नेम्ड आर्ग्यूमेंट को हम किसी एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। नीचे ड्रॉ लाइन फंक्शन बनाया गया है, उसके बाद जब हम उसकी कॉलिंग कर रहे हैं तो हम उसको सिंबल पास कर रहे हैं और कितनी टाइम्स प्रिंट करना है वो चीज़ पास कर रहे हैं। जैसे डॉलर सिंबल 40 टाइम्स प्रिंट करे, ये चीज़ हम चाह रहे हैं। फिर उसके बाद हमने एट द रेट साइन पास किया है, इसमें टाइम्स नहीं पास किया तो टाइम्स को 30 ले लेगा। अब हम इसमें सिंबल भी पास कर रहे हैं और टाइम भी पास कर रहे हैं, लेकिन कितने टाइम प्रिंट करना है वो हम पहले लिख रहे हैं और सिंबल हम बाद में लिखना चाह रहे हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट हमें यही फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है कि हम टाइम्स उसको पहले भी बता सकते हैं और बाद में कॉमा डाल के सिंबल हम उसको बाद में बता सकते हैं। कंप्यूटर क्या करेगा, टाइम्स की जो वैल्यू है वहाँ पे फंक्शन के अंदर उसको टाइम्स आर्ग्यूमेंट के थ्रू वैल्यू प्रोवाइड कर देगा और सिंबल की जो वैल्यू है वो हमारे सिंबल आर्ग्यूमेंट के थ्रू सिंबल जो वेरिएबल बना हुआ है उसके अंदर वैल्यू चली जाएगी। इस स्लाइड में हमारे जो हमने आर्ग्यूमेंट्स अभी तक पढ़े हैं उनके कुछ रूल्स डिफाइन किए गए हैं। जैसे कि इसमें बताया गया है कि सबसे पहले तो हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की तरफ देखते हैं कि सबसे पहले वो सीक्वेंस में होना चाहिए और फिर अगर वो सीक्वेंस में नहीं भी हैं तो फिर वो कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से भी हम अपना डाटा पास कर सकते हैं। और एक चीज़ जो हमने इसमें ध्यान रखनी होती है कि हम कोई भी चीज़ बार बार रिपीट नहीं करेंगे। अगर हमने ऊपर दो आर्ग्यूमेंट्स लिए हैं तो नीचे भी दो आर्ग्यूमेंट्स ही लेंगे। तीन आर्ग्यूमेंट्स अगर हम ले लेते हैं और एक आर्ग्यूमेंट को रिपीट कर लेते हैं तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल। इस स्लाइड में जो पिछले स्लाइड में हमने रूल्स पढ़े हैं उसको
कुछ समझाया गया है। जैसे कि इसमें अगर आप देख रहे हैं तो एवरेज के अंदर हमने 3 आर्ग्यूमेंट्स हमने पास किए, तीनों को हमने वैल्यूज असाइन कर दी कि n1 में 20, n2 में 40 और n3 में 80 जाएगी। तो ये एक लीगल प्रकार की स्टेटमेंट है, क्योंकि इसमें जो हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ जो ऊपर हमने नेम लिए हुए हैं वो हम इसमें कंसिडर कर सकते हैं एज इट इज़ डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़। उन जिसके पास नहीं भी है तो भी हमारी वैल्यूज़ यहाँ से भेजी जा सकती हैं फंक्शन कॉल के अंदर। फिर उसके बाद इसने एक एवरेज फंक्शन बनाया जिसमें उसने n3 की वैल्यू दे दी, फिर n2 की वैल्यू दे दी, फिर n1 की वैल्यू दे दी। दिस इज ऑल्सो लीगल बिकॉज कीवर्ड आर्ग्यूमेंट कैन बी इन एनी ऑर्डर। कीवर्ड आर्ग्यूमेंट जो होते हैं वो किसी भी ऑर्डर में हो सकते हैं हमारे। फिर उसके बाद इसने एक एग्जांपल लिया जिसमें एक वैल्यू पास की, n2 जो है उसमें 10 पास किया, n3 में इसने 15 पास किया। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है दैट ऑटोमेटिकली गोज टू n1, वो n1 में चली जाएगी। तो उसके बाद n2 की वैल्यू 10 पास हो जाएगी और n3 की वैल्यू 15 पास हो जाएगी। तो ये हमारे पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है, और जो कि हम कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से यूज़ कर रहे हैं, कीवर्ड आर्ग्यूमेंट से पहले यूज़ कर रहे हैं, तो इस वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। और फिर उसके बाद एक एग्जांपल लिया हुआ है जिसमें n3 की वैल्यू 70 हमने पास की हुई है और n1 के अंदर हमने 90 पास किया हुआ है, और लास्ट में हमने जो थर्ड वैल्यू है इसमें हमने 100 पास कर दिया है। तो थर्ड वैल्यू इसमें ऑटोमेटिकली यहाँ पे n3 थी और n3 को हमने पहले भी वैल्यू दी हुई है और अब दोबारा हम वैल्यू दे रहे हैं, तो दिस इज़ ए इलीगल टाइप ऑफ स्टेटमेंट। इसमें देखिए अगर हम यहाँ पे फर्स्ट आर्ग्यूमेंट में 100 पास कर रहे हैं और फिर n1 में दोबारा वैल्यू हम 23 पास कर रहे हैं, तो ये भी गलत हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा, मल्टीपल वैल्यूज हो जाएंगी हमारी n1 की। और इसी प्रकार हमारे पास आगे अगर हम 200 वैल्यू पास कर रहे हैं, num2 के अंदर 90 पास कर रहे हैं और n3 के अंदर हमने 11 पास कर दिया, तो num2 तो हमारे इसमें कहीं था ही नहीं, तो ये अनडिफाइंड आर्ग्यूमेंट हो गया हमारा। और लास्ट वाला इलीगल है क्योंकि एवरेज में हम 21 पास कर रहे हैं, num3 की वैल्यू पास कर रहे हैं और num3 जो है वो हमारा है ही नहीं इसमें, और n2 जो है वो मिसिंग है इसमें। अगर n2 होता है यहाँ पे तो ये हमारा ठीक हो जाता। इस स्लाइड में मल्टीपल वैल्यूज़ के बारे में बताया गया है कि मल्टीपल वैल्यूज़ किस प्रकार से हमारे फंक्शन में रिटर्न हो सकती है। पाइथन ही एक ऐसी लैंग्वेज है जिसके अंदर ये फैसिलिटी दी गई है कि आप फंक्शन से मल्टीपल वैल्यूज़ को रिटर्न बैक करवा सकते हैं। जो दूसरी लैंग्वेजेस अभी तक बनी है हमारे पास, C++, जावा, उनमें ऐसा पॉसिबल नहीं था। उसमें सिर्फ एक वैल्यू हम फंक्शन से वापस रिटर्न करा सकते थे। इसमें हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी करा सकते हैं, और इसको जो मल्टीपल वैल्यूज़ वापस आएंगी हमारे पास मेन प्रोग्राम के अंदर फंक्शन में से, वो टपल में जाके स्टोर होंगी, या फिर हम उसको अनपैक्ड वे में सिंपल वेरिएबल्स में भी स्टोर करा सकते हैं। इसको हम बाद में एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। इस स्लाइड में टपल का एग्जांपल लेके समझाया गया है कि मल्टीपल वैल्यूज जब रिटर्न होंगी तो वो टपल में कैसे स्टोर हो जाएंगी और बाद में हम उस टपल को प्रिंट करा सकते हैं, तो वो सारी वैल्यूज प्रिंट हो जाएंगी। देखिए इसमें पहले हमने n1, n2, n3 तीन वैल्यूज ली, वो फिर हमने ऐड 10 के नाम से एक फंक्शन बनाया हुआ है, उसमें हमने पास कर दी n1, n2, n3 की वैल्यूज, और वहाँ से जो रिटर्न हुई है x में 10 प्लस करके, y में 10 प्लस करके और z में 10 प्लस करके, ये जो तीन वैल्यूज रिटर्न हुई है ये हमने न्यू नम नाम से एक टपल बना लिया, इसमें सारी की सारी वैल्यूज आ जाएंगी और फिर हम न्यू नम को प्रिंट कराएंगे। तो लास्ट में ये इसकी आउटपुट शो की गई है, टपल के राउंड ब्रैकेट्स लगे हुए हैं और उसके बाद 20, 30, 40 लिखा गया है, जो कि आफ्टर एडिशन ऑफ 10 वैल्यूज इन ईच। जो हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर डाला था वो 10, 20, 30 डाला था, तो सभी में 10, 10 ऐड हो चुके हैं। इस स्लाइड में ये बताया गया है कि किस प्रकार हम मल्टीपल वैल्यूज जो रिटर्न हो रही हैं उनको हम अनपैक्ड वे में सिंपल वेरिएबल्स के अंदर कैसे स्टोर करा सकते हैं। हम यहाँ पे इंस्टेड ऑफ राइटिंग अ सिंगल वेरिएबल नेम वी आर टेकिंग 3 डिफरेंट वेरिएबल्स, और ये जो तीनों वैल्यूज जो रिटर्न होंगी वो इस तीनों वेरिएबल्स में चले जाएगी, फिर बाद में हम इन तीनों वेरिएबल्स को अलग अलग से प्रिंट करा लेंगे। तो ये एग्जाम्पल में शो किया गया है। इस स्लाइड में हम कॉम्पोजिशन के बारे में देखेंगे। कॉम्पोजिशन हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई हमारे पास
एक्सप्रेशन है और एक बड़ी एक्सप्रेशन का वो पार्ट है, या फिर कोई स्टेटमेंट है जो कि एक बड़ी स्टेटमेंट का एक पार्ट है, उसको हम कंपोजिशन बोलते हैं। जैसे कि इसमें अरिथमेटिक कंपोजिशन दिखाई गई है कि मैक्स फंक्शन के अंदर हमने a प्लस बी की वैल्यू को ऐड करके फिर सेंड किया हुआ है फर्स्ट वैल्यू, और फिर उसके बाद सेकेंड वैल्यू में हमने c प्लस ए की वैल्यू को ऐड करके फिर सेंड किया है। तो ये एक तरह की अरिथमेटिक कंपोजिशन होगी। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे जैसे प्राइस है, इसमें हमने कार्ड और कैश, ये हमारी दोनों में से एक वैल्यू पास होगी, तो ये लॉजिकल कॉम्पोजिशन कहलाएगी। ऐसे ही हमने एक नाम लिया है विक्रम, और उसके बाद हम उसमें एम को रिप्लेस करके एन टी से रिप्लेस कर रहे हैं, और साथ में हम पूरे वर्ड को कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हमने डॉट रिप्लेस यूज़ किया है और डॉट अपर भी यूज़ किया है साथ साथ, तो इसको हम फंक्शन कॉम्पोजिशन बोलेंगे। इस स्लाइड में हम स्कोप ऑफ वेरिएबल्स के बारे में बात करेंगे। स्कोप ऑफ वेरिएबल से हमारा जो मतलब ये है कि हमारा जो कोड है वो किस प्रकार से हमारे डाटा को एक्सेस करेगा। इसमें हमारे पास दो तरह के स्कोप बताए गए हैं, एक को हम ग्लोबल स्कोप बोलते हैं और एक को हम लोकल स्कोप बोलते हैं। ग्लोबल स्कोप के अंदर जो नाम है, हम जो भी चीज़ डिक्लेयर करते हैं, वेरिएबल्स हम जो डिक्लेयर करते हैं वो हम टॉप लेवल पे डिक्लेयर करते हैं, यानी कि मेन प्रोग्राम के अंदर वो रहते हैं और उससे वो पूरे प्रोग्राम में एक्सेसिबल रहते हैं। ये किसी फंक्शन का पार्ट नहीं होते हैं। जो वेरिएबल्स किसी फंक्शन की बॉडी के अंदर लिखे जाते हैं वो उसके लोकल स्कोप में रहते हैं और वो सिर्फ उसी के अंदर ही यूज़ हो सकते हैं, उससे बाहर उसको यूज़ नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको लोकल स्कोप कहा जाता है। जो फॉर्मल पैरामीटर्स होते हैं हमारे फंक्शन के अंदर वो भी हमारे लोकल स्कोप में आते हैं। यहाँ पर एग्जांपल लेके लोकल और ग्लोबल स्कोप को समझाया गया है। जैसे इसमें अगर हम देख रहे हैं कि ए वेरिएबल हमारा है जिसके अंदर हम लेंथ और ब्रेड्थ को कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हमारा ए जो है ये लोकल स्कोप में रहेगा और ये फंक्शन के एरिया के अंदर ही वर्क करेगा। फंक्शन का एरिया जो है वो हमारा यहाँ डेफ से स्टार्ट होकर रिटर्न स्टेटमेंट पे ख़त्म हो गया। इसके बाद हमारा मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर, मेन प्रोग्राम के अंदर हमारे पास इसका कोई रोल नहीं रहेगा। ए वेरिएबल की जो वर्किंग है वो वहीं पे ही फिनिश हो जाएगी, इसको हम लोकल स्कोप बोलेंगे। इसी प्रकार एल, बी और ए आर, ये तीन जो वेरिएबल्स हैं ये हमारे ग्लोबल स्कोप के रहेंगे और इनको आप कहीं पे भी प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। ये इसमें दिखाया गया है कि हमारे पास जैसे ए है, अगर हम उसको लोकल में से निकाल के मेन प्रोग्राम में उसको एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल प्रोड्यूस एन एरर, नेम ए इज नॉट डिफाइंड। इस स्लाइड में भी लोकल और ग्लोबल स्कोप के बारे में समझाया गया है। जैसे हमारे पास इसमें ए आर जो वेरिएबल है वो हम किसी फंक्शन में तो यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन किसी फंक्शन की कोई वेरिएबल को हम उस आउटसाइड द फंक्शन अगर हम यूज़ करना चाहें तो उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें ए आर जो है वो हमारा ग्लोबल वेरिएबल है, इस वजह से ऐसा पॉसिबल हुआ है। इस स्लाइड में ग्लोबल के बारे में समझाया गया है कि ग्लोबल कीवर्ड का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर हम ये चाहते हैं कि किसी फंक्शन के थ्रू किसी ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस करना, तो हम इसमें ग्लोबल कीवर्ड का यूज़ करके उसको एक्सेस कर सकते हैं। अदरवाइज कंप्यूटर जो है वो हमें काउंट की जो वैल्यू है वो लोकली डिक्लेयर करके और उसमें लोकल ही कोई वैल्यू डाल देगा, और वो जो वैल्यू है वो जो हमारे मेन प्रोग्राम में रही है वो अनटच्ड रहेगी। इस स्लाइड में वेरिएबल की लाइफ टाइम के बारे में बताया गया है कि वेरिएबल की लाइफ कितनी होती है। जो ग्लोबल वेरिएबल होता है उसकी जो लाइफ होती है जब तक हमारा प्रोग्राम चलता है, रन करता है, तब तक उसकी लाइफ रहती है। और जो लोकल वेरिएबल होता है, जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं और फंक्शन अपना काम ख़त्म करके कंट्रोल्स जो भी रिटर्न करना है मेन फंक्शन को दे देता है, मेन प्रोग्राम को वापस दे देता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं कि उसकी जो लाइफ है दैट इज़ लिमिटेड टू दैट फंक्शन ओनली, वेयर एज जो ग्लोबल वेरिएबल की जो लाइफ है दैट रिमेन्स फॉर द एंटायर प्रोग्राम। इस स्लाइड में नेम रेजोल्यूशन के बारे में बताया गया है, या फिर हम स्कोप रेजोल्यूशन भी बोल देते हैं।
इसमें जो पाइथन है वो नेम रिजोल्यूशन के लिए LEGB रूल को फॉलो करता है। LEGB रूल का जो मतलब होता है ये होता है कि सबसे पहले कोई चीज़ ये अपने लोकल स्कोप में चेक करता है कि वो उसको एक्सेसिबल है कि नहीं है। अगर वो लोकल एनवायरनमेंट में उसको मिल जाती है देन इट इज़ ओके, नहीं तो फिर ये उससे जुड़े हुए एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में चेक करता है। एनक्लोजिंग एनवायरनमेंट में भी अगर वो चीज़ मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो फिर वो ग्लोबल एनवायरनमेंट में चेक करता है। ग्लोबल एनवायरनमेंट में भी अगर वो चीज़ मिल जाती है तब भी ठीक है, नहीं तो फिर वो बिल्ट इन एनवायरनमेंट, जो पाइथन का बिल्ट इन एनवायरनमेंट है जहाँ पे सारी लाइब्रेरीज वगैरह रहती हैं, वहाँ पे चेक करता है। अगर वो चीज़ वहाँ पे मिलती है तो भी ठीक है, नहीं तो फिर वो एरर दे देता है। इसमें वैल्यू नाम से जो वेरिएबल है ये हमारा मेन प्रोग्राम में भी है और हमारा फंक्शन के अंदर भी यूज़ किया गया है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमने आउटपुट को प्रिडिक्ट करना है कि क्या आउटपुट हो सकती है। हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है इसमें हमारा जो वैल्यू नाम से वेरिएबल है ये इसका लोकल स्कोप में है और ग्लोबल स्कोप में भी है। इस स्लाइड में जो पीछे हमने प्रोग्राम देखा था उसी के आउटपुट को डिस्कस किया गया है। सबसे पहले वैल्यू के अंदर 600 वैल्यू जाएगी और फिर हम प्रिंट करेंगे वैल्यू को तो 600 प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने चेक फंक्शन को कॉल किया तो चेक के ऊपर हमारा कंट्रोल चला जाएगा और चेक के अंदर वैल्यू को हमने 100 असाइन कर दिया तो ये इसके लोकल स्कोप में रहेगा और 100 प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस से कंट्रोल हमारा अगली लाइन पे जाएगा तो प्रिंट हमने वैल्यू को किया तो ये अब वो जो फंक्शन के अंदर वैल्यू थी उसको पिक नहीं करेगा, ये ग्लोबल वैल्यू को पिक करेगा 600 को और उसको प्रिंट कर देगा। इस प्रोग्राम में हमने क्या किया है कि जो वैल्यू नाम से वेरिएबल था जो कि लोकल था, अब हमने उसको ग्लोबल लिखने के बाद उसको ग्लोबल बना दिया है। तो अब क्या होगा कि अब इसके आउटपुट को हमने प्रिडिक्ट करना है। अब देखिए कि क्योंकि वो ग्लोबल हो चुका है तो पहले हमारी 600 वैल्यू प्रिंट होगी, फिर उसके बाद जब चेक फंक्शन को कॉल किया जाएगा तो उस वक्त ये इसी सेम जो वैल्यू जिसके अंदर 600 था इसी की वैल्यू को चेंज करते हुए 100 स्टोर कर देगा और फिर जब हम वैल्यू को प्रिंट करेंगे फंक्शन से के अंदर से ही तो फंक्शन के अंदर से ही ये 100 प्रिंट करेगा और फंक्शन के बाहर आने के बाद जब हम सिंपल प्रिंट स्टेटमेंट से मेन प्रोग्राम में ही वैल्यू फंक्शन को दोबारा से कॉल करेंगे तो उस वक्त भी ये 100 ही प्रिंट करेगा। इस प्रोग्राम में वैल्यू जो है वेरिएबल वो ना ही हमारा लोकल है और ना ही हमारे ग्लोबल स्कोप में है। अब इसमें अगर हम प्रिडिक्ट करना चाहें कि आउटपुट क्या आएगी, ये हमने जो पीछे प्रोग्राम देखा है उसकी आउटपुट है। इसमें हमें वो नेम एरर शो करेगा। नेम एरर में उसको ये जो वैल्यू है ये कहीं पे भी मिलेगी नहीं, इसलिए वो ये कह देगा कि नेम वैल्यू इज़ नॉट डिफाइंड। इसमें num1 और num2 में हमने वैल्यूज़ असाइन की हैं और वो हमारे ग्लोबल स्कोप में है। अगर हम उसको लोकल में उसको प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, लोकल में यूज़ करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या आउटपुट आएगी। ये देखिए इसमें हमारे पास जो ग्लोबल वेरिएबल्स थे उनसे आउटपुट ठीक ठाक आ जाती है और अगर वो लोकल वेरिएबल्स होते हैं तो उसमें हमें वो एरर देता है। इस प्रोग्राम में आईडी फंक्शन का यूज़ किया गया है, ये हमारा एड्रेस जानने के लिए होता है और जैसे हम यहाँ से वैल्यूज़ पास करेंगे और फिर दोबारा हम एड्रेस चेक कर पाएंगे और फिर हम उसमें कुछ एडिशन करके नम प्लस इज इक्वल टू 10 का मतलब नम इज इक्वल टू नम प्लस 10, फिर हम उस वैल्यू में कुछ एडिशन करके फिर हम दोबारा से उस आईडी को चेक करेंगे। अगर हम इसके मेन प्रोग्राम को देखें तो माई वैल्यू के अंदर हमने सबसे पहले 100 स्टोर किया है, फिर हमने द वैल्यू इन द मेन फंक्शन इज माई वैल्यू जो हमने प्रिंट कराई है वो हमने 100 को प्रिंट करा दिया है। फिर हमने उसका आईडी भी प्रिंट करा दिया है, ये उसका आईडी है, एड्रेस है मेमोरी के अंदर। फिर उसके बाद हमने उसको चेक फंक्शन के अंदर माई वैल्यू को पास कर दिया है, वो नम में चला गया है। नम में
फिर उसके बाद हमने ये स्टार 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 प्रिंट करा के उसके बाद हमने नम के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट कराया 100। फिर हमने उसके एड्रेस को प्रिंट कराया, तो नम का जो एड्रेस है वो भी सेम हो गया हमारा। फिर उसके बाद हमने उसमें 10 ऐड किए तो 110 हो गया, और फिर हमने दोबारा एड्रेस प्रिंट कराया तो तब भी हमारा एड्रेस सेम रहा। और इसी तरह से जब हम मेन प्रोग्राम में वापस आए तो हमने देखा माई वैल्यू को दोबारा प्रिंट करा के, तो माई वैल्यू की जो वैल्यू है वो हमारी 100 की 100 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी। नम में वैल्यू चेंज हो चुकी थी, लेकिन माई वैल्यू जो है वो हमारे अलग स्कोप में है, ग्लोबल स्कोप में है, तो इसकी वैल्यू अलग से वर्क करेगी और नम की वैल्यू अलग से वर्क करेगी। तो माई वैल्यू की वैल्यू दोबारा से 100 रही, और फिर दोबारा हमने आईडी देखा माई वैल्यू का, तो दोबारा से वो सेम एड्रेस हमारा प्रिंट हो गया है। इस स्लाइड में पाइथन वेरिएबल्स के बारे में बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि पाइथन जो वेरिएबल्स होते हैं वो हमारे स्टोरेज कंटेनर की तरह नहीं होते हैं, और वो मेमोरीज को रेफ़र करते हैं और वैल्यू को स्टोर कराते हैं। और अगर हम उन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो उनके एड्रेसेस भी चेंज हो जाते हैं। इस स्लाइड में लिस्ट के बारे में बताया गया है। लिस्ट जो होती है वो हमारी म्यूटेबल होती है, तो इसमें एग्जांपल लेके समझाया गया है कि लिस्ट हमने क्रिएट की, उसके बाद हमने उसको प्रिंट कराया, फिर हमने अपडेट फंक्शन को कॉल करके लिस्ट की सारी वैल्यूज़ को हमने पास कर दिया, और फिर उसके बाद हमने उसको दोबारा प्रिंट करा के देखा तो सेम वैल्यूज़ प्रिंट हो गई। फिर बाद में हमने हर एक लूप चला के सभी वैल्यूज़ में 100 प्लस कर दिए, और फिर माई लिस्ट को हमने दोबारा से प्रिंट करा के देखा तो 100 प्लस होने के बाद वो सारे वैल्यूज़ प्रिंट हो जाएंगी। और फिर बाद में हम जब दोबारा मेन प्रोग्राम में से लिस्ट को प्रिंट करेंगे तो ये सेम लिस्ट को रेफ़र करेगा लिस्ट वन को, और लिस्ट वन को ही रेफ़र करेगा, और लिस्ट वन जो है अब अपडेटेड वैल्यूज़ के साथ वो प्रिंट हो जाएगी। जो भी हमारा चेंज है माई लिस्ट के अंदर जो हुआ था दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक इन लिस्ट। इस स्लाइड में मेन फंक्शन क्या होता है पाइथन के अंदर उसके बारे में बात की गई है। हर एक लैंग्वेज में हमारे पास मेन फंक्शन होता है जिससे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है, जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज या फिर जावा लैंग्वेज। लेकिन पाइथन में मेन फंक्शन बनाना कंपलसरी नहीं है, और इसका अपना ही एक स्ट्रक्चर होता है प्रोग्राम को लिखने का। हम उसको फॉलो करके रूल्स को हम अपना प्रोग्राम बना सकते हैं। अगर हम किसी मॉड्यूल का नाम जानना चाहते हैं तो अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम फिर 2 बार अंडरस्कोर लगा के हम ऐसा कर सकते हैं। इस स्लाइड में दो चीज़ें बताई गई हैं। सबसे पहले तो अगर हम यहाँ पे नाम जानना चाहते हैं कि ये जो हमने स्टेटमेंट्स लिखी हैं ये कौन से मॉड्यूल में लिखी हैं या कौन से फंक्शन में लिखी हैं, तो हम प्रिंट वेलकम लिखने के बाद प्रिंट माई नेम इज़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 बार लिख देंगे, तो इसकी जो आउटपुट आएगी वो इस प्रकार से आएगी, वेलकम माई नेम इज़ अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन। फिर एक नीचे प्रोग्राम दिया गया है जिसमें एक हमारा एरिया नाम से फंक्शन बनाया गया है और एक हमारा मेन नाम से फंक्शन बनाया गया है। फिर मेन फंक्शन को कॉल करने के लिए इसने चेक किया कि अगर हमारा जो नेम है वो हमारा अंडरस्कोर अंडरस्कोर मेन है तो ये मेन फंक्शन को कॉल कर लें। तो इस प्रकार से हम मेन फंक्शन को अपने प्रोग्राम में यूज़ कर सकते हैं। रिकर्शन एक बहुत पावरफुल टूल है प्रोग्रामिंग के अंदर, और इसका जो काम है वो ये है कि हम फंक्शन को जब बार बार कॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए हम रिकर्शन का यूज़ करते हैं। बड़ी प्रॉब्लम्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके, जैसे कि एक फैक्टोरियल की अगर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो हम जैसे 5 का फैक्टोरियल अगर निकाल रहे हैं तो 5 इंटू 4 फैक्टोरियल
फिर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल एंड 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, और फिर लास्ट में 1। इस तरीके से ये कैलकुलेट करता हुआ चलेगा और सारी कैलकुलेशंस जितनी भी पेंडिंग है उनको कंप्लीट करके रिवर्स ऑर्डर में एग्जीक्यूट कर देगा। ये कुछ कंडीशंस बताई गई हैं किस तरह से हमारा रिकर्शन वर्क करेगा। सबसे पहले उसमें एक बेस कंडीशन होनी चाहिए रिकर्शन के लिए, नहीं तो फिर वो इनफाइनाइट टाइम्स चल जाएगा, तो उसको स्टॉप करना ज़रूरी होता है। तो उसके लिए हम इफ़ का यूज़ करते हैं उसको टर्मिनेट करने के लिए उस कंडीशन को। और फिर इसमें ये बताया गया है कि जो रिकर्शन होता है वो रिवर्स ऑर्डर में वर्क करता है यूजिंग ए स्टैक का यूज़ करता है। जो लार्ज प्रॉब्लम्स होती हैं उनको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करता है और फिर उसके बाद उनको वन बाय वन सॉल्व करता है। इस तरीके से रिकर्शन एक प्रकार का लूप है जो कि बिना लूप स्टेटमेंट को लिखे हम परफॉर्म करवाते हैं। ये हमारा कम वेरिएबल्स का यूज़ करके हम इसको बढ़िया ढंग से कर सकते हैं। जहाँ पे हमें मेमोरी कम मिलती है वहाँ पे हम रिकर्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर हम स्पीड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें और एग्जीक्यूशन टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये लेस एफिशिएंट होता है। इसके अलावा हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स डाटा स्ट्रक्चर्स भी होते हैं जैसे ट्री, ग्राफ, उनके लिए भी ये सूटेबल रहता है। इस स्लाइड में फैक्टोरियल का प्रोग्राम रिकर्शन की मदद से बनाया गया है। पहले हम इसको लूप से बनाते थे, अब हम उसको रिकर्शन से बना रहे हैं। इसमें हम यहाँ से मेन प्रोग्राम में से एक n की वैल्यू इनपुट करवा के उसको हम फैक्टोरियल फंक्शन को पास करेंगे। फिर कंप्यूटर जो है उसके ऊपर फैक्टोरियल कैलकुलेट करेगा लेकिन विदाउट लूप करेगा। तो इसके रिटर्न स्टेटमेंट में हमने लिखा हुआ है नम इंटू फैक्टोरियल ऑफ नम माइनस वन। तो इससे क्या करेगा कि सबसे पहले ये 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4 कर लेगा और फिर 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 कर लेगा, फिर 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 कर लेगा, फिर 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 करेगा, फिर 1 से फैक्टोरियल ऑफ 1 से 1 रिटर्न करेगा। ये जब नम की वैल्यू 1 रह जाएगी तो ये रिटर्न 1 करेगा और फिर फाइनली सारी वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में कैलकुलेट कर लेगा और लास्ट में हमें आंसर में 120 दे देगा। इस स्लाइड में फेबोनेकी सीरीज़ का प्रोग्राम रिकर्शन की मदद से बनाया गया है। रिकर्शन हमने बात कर ली है कि रिकर्शन क्या होता है, रिपीटेड कॉलिंग ऑफ ए फंक्शन इटसेल्फ। और अगर हम फेबोनेकी सीरीज़ की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पिछले दो नंबर्स को ऐड करके अगला नंबर जनरेट किया जाता है, फिर पिछले दो नंबर्स को ऐड करेंगे फिर अगला नंबर हमें मिलेगा। तो ये हम पहले सिंपल बना के देख सकते हैं, फिर बाद में हम इसको रिकर्शन की मदद से भी बना के देख सकते हैं। इसमें हम दो प्रोग्राम्स ट्राई कर सकते हैं, एक लीनियर सर्च का और एक बाइनरी सर्च का। उसके अलावा लोकल और ग्लोबल वेरिएबल्स का क्या डिफरेंस होता है वो हमें अच्छे से याद करना है और उसका एक प्रोग्राम भी हमें अच्छे से बना के देखना है।